नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 में सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी में हिस्ट्री में हम पांचवा चैप्टर लेकर के आ चुके हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसके पहले मैंने 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। थोड़ा सा हम आप सभी को एनालिसिस कराते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। ठीक है, और क्वेश्चन आपको इसी में जितना एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहे हैं इसी से आपको 7 जुलाई के पेपर में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। ऐसा नहीं कुछ नया आपको एक्स्ट्रा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो सभी क्लास आपको अच्छे से देख लेना है। तो हमने हिस्ट्री में अर्थात इतिहास में पहला चैप्टर हमने आपको ये पढ़ाया कि कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, जिसमें हमने आपको ये बताया कि लोग कहाँ रहते थे, सर्वप्रथम गेहूं, जौ या चावल की खेती की शुरुआत कहाँ और कब कैसे हुई, ये सब हमने आपको पहले चैप्टर में बताया। ठीक, इसके बाद दूसरा चैप्टर हमने आपको बताया था कि आखिर खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक में हमने आपको ये पढ़ाया कि सबसे पहले मानव ने सर्वप्रथम आग की खोज कैसे की और कृषि की खोज कैसे की, साथ साथ जो है उन्होंने पशुपालन की शुरुआत कैसे किया। और जब उन्होंने पशुपालन और कृषि के जब खोज कर लिया तो धीरे धीरे मानव ने जो है स्थायी जीवन की ओर बढ़ना शुरू किया, जिसमें कि हमने एक मेहरगढ़ के जीवन के बारे में, जीवन मृत्यु के बारे में हमने थोड़ा सा उसमें हमने आपको बताए थे, पढ़ाए थे। ठीक, तो यह तरीके से आपका दूसरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद जब हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़े तो तीसरे चैप्टर में हमने आपको ये पढ़ाया आरंभिक नगर, जिसमें हमने आपको हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बताया। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो भी चैप्टर है और उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 मिल ही जाते हैं। ठीक, उसमें हमने आपको ये बताया कि हड़प्पा की सभ्यता में कि हड़प्पा की जो सभ्यता उसमें भवन, नाले और सड़कें कैसे हुआ करती थी और वह नगरीय जीवन कैसे आप व्यतीत करते थे। उसके बाद नगर और नए शिल्प यानी कि उन्होंने कैसे नए शिल्प का आविष्कार कैसे किया, ये भी हमने आपको बताया। उन्होंने कच्चे माल की खोज कैसे की और उसके बाद अंत में हमने इस चैप्टर में बताया था कि सभ्यता का अंत का रहस्य कैसे हुआ, यानी कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये हमने कंप्लीट किया। ठीक, इसके बाद हमने चौथे चैप्टर में, यानी कि जब चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, चौथा चैप्टर आपका था कि क्या बताती है हमें किताबें और खबरें, जिसे हमने आपको ये बताया था कि वेद के बारे में आपको बताया कि वेद आपके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के बारे में हमने आपको बताया। जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि ऋग्वेद आपका चारों वेद का सबसे पुराना जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है, जो कि अब से आपके 3500 वर्ष पूर्व जो है लिखा गया था। इसके बारे में आपको बताया। और इसी चैप्टर में हमने आपको ये भी बताया कि एक इनाम गांव के व्यक्ति की कब्र के बारे में एनालिसिस किया और साथ में यहाँ के लोगों का काम धंधा कैसा था, ये हमने आपको बताया। ठीक है, तो हमने इसी चैप्टर में आपको ये भी बताया था कि लोग क्या करते थे, जैसे गांव में रहते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, एक सरदार चुनते थे, जो कि सरदार वो इस प्रकार से चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, ताकि हर काम या लड़ाई युद्ध जो भी करना हो वो आसानी से उसको कर सके और चीज़ों को आगे बढ़ा सके। ठीक है, समझते चलिएगा कि किस तरीके से मानव का धीरे धीरे शुरुआत हुआ और किस तरीके से वो बढ़ना शुरू किया। और जो आज का जो चैप्टर है, 5वां नंबर का जो चैप्टर है कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, यानी कि इतना होने के बाद जो है, यानी कि धीरे धीरे उन्होंने आग की खोज किया, खेती की खोज की, फिर उन्होंने कुछ नगरीय जीवन का शैली व्यतीत किया, तो धीरे धीरे वो राज्य का आविष्कार कैसे हुआ, राजा कैसे बने और एक प्राचीन गणराज्य कैसे हुआ करता था, आज के चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि अब जो भी नए स्टूडेंट होंगे उनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो है आपका जो क्लास चलेगा वो शाम को रोजाना जो है 7 बजे आपका एसएसटी क्लास चलेगा। तो क्लास के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा और टॉपिक एनसीईआरटी होगा, साथ में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। फिलहाल अगर टॉपिक आपका एनसीईआरटी कंप्लीट रहेगा तो क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और हम बार बार यही कहते हैं कि आपके पास एसएसटी में अगर आप 55+ स्कोर करना चाहते हो तो आपको 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए। साथ में जो है आपको सन 2011 से लेकर के 2024 तक के जो जितने भी आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करना है। कोई आप टेट वाला क्वेश्चन सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो आपका सिलेबस से आप विपरीत चले जाएंगे। ठीक है, जितना बता रहे बस सिर्फ उतना ही आपको करना है।
ठीक, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, आप सभी को एक बार फिर से बता दें कि राज्य राजा और एक प्राचीन राज्य में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ लोग शासक कैसे बने। यानी कि अब धीरे धीरे आग का खोज सब कुछ हो गया, तो धीरे धीरे मानो क्या हुआ, अब परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो अभी तक तो सरदार चुने जाते थे, लेकिन अब सरदार से कैसे राज्य की निर्माण हुआ, और जब राज्य का निर्माण हुआ तो राजा कैसे बने। तीसरे हम पढ़ेंगे कुछ लोग शासक कैसे बने, और इसी शासक में जनपद कैसे हुए, महाजनपद कैसे हुए, और जो कृषि की शुरुआत हुई तो कृषि जब होना शुरू हुआ तो कर की शुरुआत कैसे हुआ, इसी चैप्टर में हम कर की शुरुआत करेंगे। साथ में कृषि में भी कुछ परिवर्तन हुए, उसमें भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब क्या है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, तो जो जुताई का परिवर्तन हुआ उसमें भी आपका परिवर्तन हुआ। ठीक है, और एक सूक्ष्म निरीक्षण में हम लोग देखेंगे मगध और वज्जिम के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब हम बात करेंगे, शुरू से एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर से भी सेटेट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान समझिएगा, टॉपिक आपका बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे कुछ लोग शासक कैसे बने। आइए विस्तार में हम लोग जानते हैं। तो कहता है कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, जैसा आप इस समय देख रहे हैं, और चुनाव का समय भी चल रहा है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बने, हम अध्याय 5 में यही आप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कहता है कि कुछ राजा संभवतः यानी कि यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट नोट करिएगा, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, किसके तरीके से, यानी कि बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर जो है राजा के रूप में धीरे धीरे क्या हो, प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि कह सकते हैं कि वो प्रचलित हो गए। ठीक है, आगे इसी में कहता है कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, यानी शुरुआत राजा की यहाँ से हुई। आगे इसी में कहता है कि इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा जो है राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान भी करता था, जो उसका सहचर होता था, है ना। आगे कहता है कि राजा के संगे संबंधी खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये पूरा विस्तार में देखा कि कैसे राजा बनने शुरू हुए हैं। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वर्ड। आइए इसके बारे में लोग जान लेते हैं। ठीक है, वर्ड के बारे में कहा गया कि इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। ये जो 3 आपके वेद बच गए, ऋग्वेद ऑलरेडी हो चुका था पहले ही, सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी।
और जो ये 3 बच जाते सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना यहाँ पर दिखाएगा। आगे इसी में कहता है कि उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित थे, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ठीक, आगे इसमें कहता है जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और शिकारी तथा भोजन संग्राहक जो थे वो निर्धन थे, यानी कि गरीब थे। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है। आगे इसी में कहा गया कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया। ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी ध्यान में रखिएगा कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा जिन्हें वर्ण कहते हैं। और पुरोहितों के अनुसार यानी उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। आगे इसी में कहता है कि उनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान जो था वो शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है, उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान जो आता है वो तीसरा स्थान पर विष या वैश्य, ये दोनों नाम याद रखिएगा, विष या वैश्य थे। इनमें आपके कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। ठीक, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान जो था वो शूद्रों का था। ठीक है, इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। यानी कि पहले वर्ण में आपके ब्राह्मण आ गए, दूसरे वर्ण में आपके क्षत्रिय आ गए, और जो तीसरे वर्ण थे, ठीक है, तीसरे वर्ण में आपके आ गए कौन कौन से भाई? तीसरे में आपके आ गए कृषक आ गए, पशुपालक आ गए और व्यापारी आते, ये नाम याद रखिएगा, और आते थे। ठीक है, और कहता जो चौथा वर्ण था आपका शूद्र, तो शूद्रों का काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। उम्मीद है कि हमने बिल्कुल बेसिक्स जो वर्ड थे उसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दिया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा वर्ड के बारे में। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, और इसमें कुछ पॉइंट इसको देख लीजिए। कहता है कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण जो थे वो माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजक संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शव को दफनाने या जलाने का काम करते। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। ठीक है, आगे इसी में कहा गया है कि कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त जो है कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि समाज में उलटफेर होता रहा। ठीक है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि जो नीचे के वर्ण थे वो इसका अवहेलना करते थे, क्योंकि इनका क्या करना था कि तीनों वर्णों का इनको सेवा करना था, यानी कि दास के तरीके से रखते थे, जो कि इनका ये बहिष्कार करते थे। और बीच बीच के भी लोगों ने इसको न मानने और बहिष्कार करने की इसमें बातें कही गई। ठीक, ये रहा पूरा डिटेल में वर्ड के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे जनपद के बारे में। आइए जनपद के बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं, तो ध्यान समझिएगा। जुकाम हो गया तो गला बैठा हुआ, तो इसके लिए आप परेशान ना रहिएगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं जनपद के बारे में। तो जनपद में कहता है कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे, यानी कि धीरे धीरे उनका प्रसार होता गया। तो उन्होंने क्या किया
कि जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, आगे कहता है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। कुछ महत्वपूर्ण जनपद आपको यहाँ पर चित्र में दिखाए गए हैं। अब जनपद का अर्थ अगर हम इस समय की अगर बात करें तो जनपद आप एक जिला को मान सकते हैं ना, जिला समझ सकते हैं। तो जैसे कि जहाँ पर गाँवों की बसने यानी कि लोगों के जहाँ बसने की जनसंख्या होती थी तो विस्तार से होता था, है ना, तो वहाँ के पूरे समाज को लोग जनपद का नाम दे दिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो राजा था उन सभी पर धीरे धीरे क्या है वहाँ पर राज्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे इसी में कहा है कि पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। कहता है दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। ये नाम याद रखिएगा। कहता खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये शब्द और ये फसल नाम याद रखिएगा। आगे इसी में कहता है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, यही है बर्तन, यही आपके धूसर पात्र। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अभी हमने आपको जनपद के बारे में बताया, यानी कि छोटे छोटे कस्बे मिल करके जो आपके जनपद बने। अब बात कर लेते हैं महाजनपद। नाम से क्लियर है कि इसका विस्तार थोड़ा जनपद की अपेक्षा ज़्यादा होगा, है ना। तो कहता है कि करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कहता है मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। आगे इसी में कहता है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ठीक है, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण भी रखना सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों, पत्थरों के इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती होगी। तो दोस्तों आपने बहुत सारे मूवी में भी इस तरीके से घटना देखा होगा और अब के जितने भी आपके शासन बने होंगे देख सकते हैं कि किसी भी आप महल, राजा जो भी आपके महल होते थे उनके किनारे किनारे किलेबंदी, ठीक है, उनके किले के किनारे किनारे किलेबंदी होते थे और साथ में जो है किनारे किनारे जो है वो नाले की खुदाई हुआ करता है जिसमें कि मगरमच्छ जिलाते थे ताकि अन्य राजाओं के आक्रमण से वह बच सके। तो इस तरीके से यहाँ से शुरुआत हुई महाजनपदों में, है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं। कहता है कि अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिए आपको क्या लगा कि जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। जब महाजनपद बना तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर राजाओं का महल बनना शुरू हुआ और उसका घेराव होना शुरू हुआ। तो राजा धीरे धीरे यहाँ पर सिपाहियों को रखना शुरू किया, तो नियमित उनको वेतन देना शुरू किया। अब आपके मन में ये अब सवाल ये आता है कि अगर हम व्यक्ति को रख रहे हैं सिपाही बना करके, तो पहले तो उनको उस तरीके से उनको रखना होगा, उनको ट्रेनिंग देना होगा और इनका वेतन कैसे दिया जाए। एक राजा तो डायरेक्ट आप वेतन नहीं दे सकता है, तो इसके लिए क्या होगा कि वह अन्य यानी कि किसी का सुरक्षा करने के लिए उससे तो कुछ ना कुछ तो इंसान लेगा ही लेगा। तो राजा ने क्या किया, एक कर का निर्माण किया। तो कर की शुरुआत यहीं से होती है। अब ध्यान समझिएगा, ये कर आएगा इसी में। ठीक है,
अब देख सकते हैं ये कर शब्द आ गया है और कर की शुरुआत देख सकते हैं यहीं से हुआ था, यानी कि जब राजा सिपाही रखना शुरू किया और उनको नियमित वेतन देना शुरू किया तो अब क्या था कि जनता को सुरक्षा देना था और सुरक्षा के बदले में राजा उनसे धीरे धीरे उसके बदले में कर वसूलना शुरू किया। तो कर की शुरुआत यहीं से हुआ। तो कहता है कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। यानी कि अगर नियमित वो सिपाही रख रहे हैं तो उनको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो नियमित पेमेंट करने के लिए उन्होंने कर का निर्माण किया, यानी कर लगाना शुरू किया और ये कर जो हो गया वो आपका क्या हो गया, नियमित हो गया। आज भी आप लोग टैक्स दे रहे हैं, जैसे कि आप जीएसटी एक प्रकार से हर सामान जो आप खरीद रहे हैं इस समय भी आप गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं, एक प्रकार का टैक्स दे रहे हैं। उसी तरीके से वह टैक्स वह कर उस समय यहाँ से शुरुआत हुआ, ठीक है, क्योंकि आप वही सामान खरीदे वही टैक्स दे रहे हैं, उससे गवर्नमेंट चल रही है और हमारी जो है कह सकते हैं कि जो भी शासन प्रणाली चल रही सब कुछ चले तो उसी व्यवस्था के अनुसार चल रही है। तो इसमें कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि पहला जो कर लगाया गया तो वो लगाया गया था आपके फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। क्योंकि ऐसा नहीं था कि पहले ही टेक्नोलॉजी आ गई थी, ऐसा नहीं था। लगभग सभी लोग क्या थे, कृषि पर ही आधारित थे, इसलिए फसलों पर लगाए गए कर जो था वो सबसे महत्वपूर्ण कर था। तो इसमें कहता है क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, अतः कहता है कि प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। यानी कि छठा हिस्सा, ऐसे समझ सकते हैं कि छठा हिस्सा आपका जो है कर के रूप में दिया जाता था, निर्धारित किया जाता था और जिसे भाग कहा जाता था। यानी कि जैसे कह सकते हैं कि एक फल का, जैसे मान लेते हैं एक सेब है, ठीक है, एक सेब है, उसका छठा हिस्सा जो था वो किसको दिया जाने लगा, कर के रूप में निर्धारित हुआ और कर के रूप में दिया जाने लगा, ठीक है। आगे सिम कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है यहाँ पर, कहता है कि कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर लोहार सुनार को राजा के लिए महीनों में 1 दिन का काम करना पड़ता था। आगे इसमें कहता था कि पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखिर तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं आपको राजा को देनी होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से कर यहाँ पर लगाए गए थे, जिसमें कि आपके कृषि का जो कर था वो मुख्य था, ठीक है। चलिए, और ये याद रखिएगा, वो कृषि का 1/6वां भाग जो है कर के रूप में वहाँ पर लगाया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं, अभी तो कृषि का खोज हो गया था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर कृषि में कुछ परिवर्तन भी हुआ, आइए उसके बारे में लोग जानते हैं। कहता है कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें परिवर्तन हुआ। पहले क्या था, जो हल का फाल था जिससे जोताई होती वो किसका था, लकड़ी का था, ठीक है। अब क्या हो गया, वो लोहे का हो गया। तो अभी भी आपने बैल के साथ जुताई कहीं ना कहीं आपने देखा होगा या अपने बचपन में देखा होगा। जो लोहे का जो फाल होता था उससे क्या होगा, जोताई यहाँ पर शुरू हो गया। साथ में आपने अब की जो धान की जो रोपाई अब चल रही है, पहले क्या था, जैसे कि गेहूं की छिटाई होती थी वैसे धान की भी छिटाई होती थी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी और तरीका जब बढ़ा धीरे धीरे तो उन्होंने क्या किया, धान का रोपण शुरू किया, जो कि आज भी होता है। आज भी धान का क्या होता है, रोपण ही होता है, जिससे कि उनकी उपज भी बढ़ गई। और जो जमीन जो कड़ी होती थी, जहाँ पर लकड़ी से जोताई नहीं हो पाती थी, अब वहाँ पर भी धीरे धीरे कृषि होना शुरू हो गया, ठीक। आगे कहा गया कि अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर यानी कि खेतिहर मजदूर को
कम्मकार भी कहते थे। ये लोग ये कार्य करते थे। ठीक है, अब एक सूक्ष्म निरीक्षण में हम लोग जान लेते हैं कि मगध के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद वज्जी के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। कहता है कि मानचित्र 4 में आपको वही चीज़ देखना जो अभी आपने मैप देखा, उसमें कहता है मगध को ढूंढो, तो मगध को मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ये देख सकते हैं, ये किले का ये दृश्य इसमें दिखाया गया था। ये देख सकते हैं, इसमें आपको मगध ढूंढना है। तो ये देख सकते हैं भारत का ये मैप है, यहाँ आप देख सकते हैं ये मगध। तो मगध के बारे में एनालिसिस यहाँ पर बताया गया है। तो कहता है यहाँ पर मगध के बारे में, ठीक है, चलिए, तो कहता है मगध के बारे में, कहता है कि लगभग 200 साल, ध्यान सुनिएगा, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लगभग 200 सालों के अंदर भीतर ही, यानी कि जब ये कार्य जैसे जनपद बने, महाजनपद बने, उसके 200 साल, लगभग 200 साल के भीतर जो एक मगध नाम का जो जनपद था वो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बन गया। इसमें कहता है कि गंगा और सोन जैसी नदियां जो है वो मगध से होकर बहती थी। आगे हम मगध के बारे में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हम कुछ इसके बेसिक पॉइंट को हम जानेंगे। तो कहता था कि गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कहता ये आपके कहता है कि यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, इसलिए इन्होंने क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। कहता है मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा कहता है, इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी थे। यानी कि दोस्तों, एक राज्य को शक्तिशाली बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो सब मगध के अंदर था। ठीक, आगे कहता है कि मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक जो थे, एक बिंबिसार, नाम याद रखिएगा, तथा अजातशत्रु, या इनको अजातशत्रु या अजातशत्रु भी कहते हैं, हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। अब कहता है मगध जो है आपके बिहार में था, तो कहता है बिहार के राजगीर, आधुनिक आपका क्या है, राजगीर, ठीक है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में जो है सबसे पहले ये मगध की राजधानी बिहार के राजगिरी, यानी आधुनिक आपका राजगीर है, वहाँ पर था। कई सालों तक वहाँ पर राजधानी बनी रही। इसके बाद इन्होंने अपना जो राजधानी वो पाटलिपुत्र, आज का क्या है, पटना, आज का बिहार का क्या है, पटना, जो कि पहले क्या होता था, पाटलिपुत्र होता था, को अपना राजधानी बनाया गया। यानी उन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र बाद में बनाया। आगे इसी में कहता है कि 2300 साल से भी पहले की बात है। कहता कि मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, इतना ही ये बात हमने आपको बताया कि ये बेसिक सी बात थी मगध के बारे में, जो कि हमने बेसिक बताया। आगे हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल में बेसिक जो बातें थी वो हमने आपको यहाँ पर बताया, स्पष्ट किया। इसके बाद एक आपका आ जाता है राज्य आपके वज्जी। वज्जी के बारे में कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जैसा कि आपने मगध के बारे में पढ़ा, तो कहता है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, यानी कि उसके जस्ट सटा हुआ था और वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी, यानी बिहार का वैशाली था। ठीक है, यहाँ एक अलग किस्म का या अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गौड़ या संघ कहते थे। अब गढ़ का यहाँ पर कहा गया है कि गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ का उपयोग जो था वो संगठन या सभा के रूप में होता था। ठीक है,
तो कहता था गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं को बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरीके करना है। ठीक है, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कम्मकार यानी मजदूर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। आगे कहता है कि बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में आप आगे यानी कि अध्याय 7 में आप पढ़ेंगे, कहता दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। अब याद रखिएगा, जो ये बुद्ध थे और ये जो महावीर थे, दोनों आपके जो थे वो दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। याद रखिएगा, वज्जी से संबंधित, और वज्जी जो था वो आपका एक तरीके से गढ़ या संघ होता था। ठीक है, और संघ में बहुत सारे व्यक्ति होते थे जो कि कई लोग मिल करके शासक करते थे। ठीक है, उसमें आपस में बैठकर हर एक चीज़ का वहाँ पर वार्तालाप होता था। ठीक है, और इन्हीं में से, इन्हीं गढ़, इन्हीं संघ में से जो है आपके बुद्ध और महावीर इनसे संबंधित है, यानी बुद्ध और महावीर यहीं से निकले। ठीक है, कहता है कि बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। कुछ नोट पॉइंट आप ध्यान समझ लीजिएगा। इसमें कहता है कि वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये जो बातें कही जा रही है, ठीक है, वज्जी संघ के बारे में तो जो वर्णन मिला गया है वह दीघ निकाय से लिया गया। और दीघ निकाय जो है वह जैसे कि यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध एक ग्रंथ है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ से लिया गया, जिनमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक है, ये सन याद रखिएगा। ये जो बौद्ध ग्रंथ जो लिखा गया था वो करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। एक पॉइंट कहता है अजात शत्रु या अजात शत्रु और वज्जी संघ क्या है, इसके बारे में क्या कहानी ये देख लेते हैं। कहता है अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों को सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक ये विकास करते रहेंगे। ठीक है, ये बातें थी। आगे इसी में कहता है कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट कहा गया ये बुद्ध के द्वारा कहा गया था कि अगर इन नियमों को उन्होंने पालन करेंगे तो अच्छे से अपना वर्क कर पाएंगे, अच्छे से अपना राज्य चला पाएंगे। कौन? वज्जी संघ। ठीक है, आगे कुछ बात करते हैं। कहता है, आगे बढ़ते हैं, कहता है कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में आप अध्याय 11 में हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान सुनिएगा कि उन्होंने 1500 सालों तक ऐसा चलता रहा, यानी सभी राज्य चलते रहे। ठीक है, बाद में उसके बाद एक गुप्त शासक के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे आगे। तो गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया और यहाँ से जो है गुप्त शासक जो है आगे इसको बढ़ाना शुरू किए। ठीक है, एक पॉइंट है अन्यंत्र, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें कहा गया कि लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यानी सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए मिला था गणतंत्र का। ठीक है, जिसमें कि सबकी अपनी अपनी नागरिकता थी, आज़ादी थी, इस तरीके से इसमें बताया गया है ना। और इस तरीके से आपका पूरी चैप्टर ये समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है,
आपके एसएसटी का, एसएसटी में उन्हें इतिहास का अलग बनाया हुआ है, भूगोल का अलग बनाया हुआ है और आपके नागरिक शास्त्र का अलग बनाया हुआ, और एक आपको प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे वीडियोस। तो जो भी आपको चैप्टर देखना आप देख सकते हैं, और कोई भी आपका डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है आपको तैयारी करने में, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आपका आ जाएगा, वहाँ से जो है उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में लोग जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नए प्रश्न और नए विचार, यानी कि अब धीरे धीरे राजा बन गए, राज्य बन गया, तो अब नए प्रश्न और नए विचार भी इसमें आना स्वाभाविक है। तो उसके बारे में लोग लेसन आपके 6 में पढ़ेंगे, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है या कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट तिथियाँ ये याद रखिएगा कि नए शासक जो थे वो लगभग 3000 साल पहले थे। महाजनपद जो बना वो आपके लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का जो आक्रमण था वो दीघ निकाय का लेखन में बताया गया है कि 2300 साल पहले था। गढ़ या संघ राज्यों का अंत जो था वो लगभग 1500 साल पहले हुआ था। और किसके हाथों हुआ था? गुप्त शासकों के हाथों से हुआ था, ठीक है। गुप्त शासकों ने इस पर आक्रमण करके जो है अपने राज्य में मिला लिया था। उम्मीद है कि दोस्तों ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। गला तो बैठ गया, बट ये टॉपिक आपका बिल्कुल पूरी तरीके शानदार तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में जब चैप्टर नंबर 6 से लेकर के आएंगे, नए प्रश्न नए विचार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। और हाँ, आपके पास जो है एसएसटी की बुक होनी चाहिए, ये एसएसटी में आपको एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी है। साथ में जो है आपके पास सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को लगा पाएं और आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलते चलते एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और क्लासेस जो है रोजाना आपको शाम को 7 बजे मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।